केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ G20 शिखर सम्मेलन के लिए आम सहमति वाले नेताओं के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। यूक्रेन संकट के संदर्भ में पश्चिम और रूस के बीच मतभेद आम सहमति वाली संयुक्त विज्ञप्ति के लिए मुख्य बाधा बने हुए हैं और G20 के वार्ताकार पिछले कुछ दिनों से गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। मिशेल ने 9 से 10 सितंबर के दौरान होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन का समर्थन करने या आक्रमण के लिए रूस पर जुर्माना लगाने से पीछे नहीं हटेगा। मिशेल ने यूक्रेन संकट की संभावना के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, मुझे नहीं पता कि अंतिम विज्ञप्ति पर सहमति बनाना संभव है या नहीं, लेकिन हम अपने सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और भारत द्वारा किए गए प्रयासों का भी समर्थन करेंगे। मिशेल ने आगे कहा कि वह कोई कड़ा बयान नहीं देना चाहते और इसके बजाय भारत को सक्रिय रूप से, शायद कभी कभी विवेकपूर्ण तरीके से काम करने के लिए जगह देना चाहते हैं ताकि विज्ञप्ति जारी करने का अधिकतम मौका मिल सके। उन्होंने यह भी कहा, हमें उम्मीद है कि एक विज्ञप्ति जारी करना संभव होगा और यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा शुरू किए गए युद्ध के संबंध में यूरोपीय संघ मेज के चारों ओर जिस स्थिति का बचाव कर रहा है उसके बारे में कोई रहस्य नहीं है। भारतीय नेतृत्व ने रूस और यूक्रेन के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और वार्ता और कूटनीति की ओर लौटने का लगातार आह्वान किया है। भारत ने रूस की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की है, जो सैन्य हार्डवेयर और ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। मिशेल ने कहा, रूस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खुद को अलग थलग कर रहा है, खासकर तब जब उसने सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है। उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में विकासशील देशों पर रूसी आक्रमण के परिणाम की ओर भी इशारा किया है, खासकर काला सागर अनाज पहले से मास्को की वापसी के बाद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित G20 डिनर में आमंत्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने इसमें हिस्सा लेने की पुष्टि की है, जबकि कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बड़े मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 डिनर के निमंत्रण पर विवाद पैदा करने की कोशिश की, जिससे उनको भारत का राष्ट्रपति कहा गया था। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट और राज्य मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के सभी सचिव और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी इस डिनर की गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे संसद सदस्य, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर भी उनको इस मौके पर नहीं बुलाया गया। सूत्रों ने बताया कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो वहीं ममता बनर्जी के अलावा बिहार से नीतीश कुमार, झारखंड से हेमंत सोरेन, तमिलनाडु से MK स्टालिन, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और पंजाब से भगवंत मान उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने पुष्टि की है कि वे डिनर में शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बताने वाले निमंत्रण का विरोध करने के बावजूद G20 रात्रि भोज में शामिल होने का ममता बनर्जी का कदम शेख हसीना के साथ उनकी दोस्ती के कारण हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिनके भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने की संभावना है। वहीं CPI ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पास नई दिल्ली में कुछ अतिरिक्त काम हो सकते हैं, जैसा कि अतीत में भी देखा गया था। वहीं बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि यह अच्छा है कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर है और वह पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां जा रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित राज्य भर के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने इस परिवारवाद को स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल अधिवक्ता सुशील सिंह ने RTI के तहत जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा मांगा था, जिसके जवाब में बताया गया कि अब तक 243 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अधिवक्ता ने शराबबंदी कानून को सही ढंग से लागू न करने और बिना जागरूकता के लागू करने की वजह से 243 लोगों की मौत का जिम्मेवार CM नीतीश कुमार को बनाया है। अधिवक्ता सुशील सिंह ने CGM कोर्ट में CM नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ 243 लोगों की गैर इरादतन हत्या के आरोप में IPC की धारा 304, 120, 34 के तहत परिवारवाद दायर कराया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 16 सितंबर को की जाएगी। मालूम हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके शराब की तस्करी जोरों से होती है। पिछले कुछ सालों में राज्य के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब का भी कहर दिखा है, जिसमें कई जिलों में लोगों की मौत हुई है। परिवादी सह अधिवक्ता ने बताया कि 2016 में जो शराबबंदी कानून लागू किया गया, उसकी तैयारी नहीं की गई, लोगों को जागरूकता नहीं किया गया, सीधे बिहार को ड्राई स्टेट बना दिया गया, जिसकी वजह से राज्य में जहरीली शराब बिकने लगी। जहरीली शराब पीकर लोग मरने लगे। हर साल कई सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, लेकिन उनका आंकड़ा सामने नहीं आ रहा। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। दोनों ही सीटों में यानी बॉक्सो नगर और धनपुर पर भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है। बोक्सा नगर सीट पर भाजपा ने 20 साल से वामपंथी दल सीपीआईएम की पकड़ कमजोर करते हुए जीत हासिल की है। वहीं धनपुर विधानसभा आदिवासी बहुल मानी जाती है। इस सीट पर भी भाजपा की जीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मणिपुर की घटनाओं के बाद नॉर्थ ईस्ट में पार्टी की स्थिति पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन त्रिपुरा के इन दोनों नतीजों ने अनुमान को गलत साबित किया। खास बात यह है कि बोक्सा नगर की सीट मुस्लिम बहुल है और वही यहां चुनावी समीकरण बदलने में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। मतदाताओं के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर पार्टियां भी यहां मुस्लिम प्रत्याशियों पर ही दांव लगाती हैं। भाजपा ने भी यहां मुस्लिम प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया था। यहां सीपीएम का दबदबा रहा है, लेकिन इस चुनावी परिस्थिति में बोक्सा नगर सीट पर भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी तफज्जुल हुसैन की जीत अहम मानी जा रही है। त्रिपुरा उन चंद राज्यों में से शामिल है जहां पर वामपंथी दलों की जड़ें आज भी बहुत मजबूत हैं। वे यहाँ लंबे समय तक सत्ता में या सत्ता की भागीदारी रहे हैं। गैर वाम दलों के शासन में रहने पर वे यहाँ प्रमुख विपक्षी दलों में शामिल रहे। बोक्सा नगर सीट पर सीपीएम 2003 से ही काबिज है। ऐसे में सीट पर 20 साल बाद भाजपा का परचम लहराना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 8 से 10 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन के दौरान दिल्ली आने जाने वाले रेल यात्रियों को असुविधा हो सकती है। इस दौरान करीब 300 ट्रेनों के प्रभावित होने की आशंका है। रेलवे ने 40 ट्रेनों को पहले ही रद्द कर दिया है। इनमें ताज एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेन भी शामिल है। साथ ही इस दौरान नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला और निजामुद्दीन स्टेशनों पर पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं रहेगी। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी कि वे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन के बारे में एक बार पूछताछ जरूर कर लें। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार G20 के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित नहीं हुई हैं। केवल आसपास की ट्रेनों पर भी इसका असर हुआ है। इनमें से कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, कुछ को कैंसिल किया गया है, जबकि कुछ का रास्ता बदल दिया गया। उत्तर रेलवे जोन एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि G20 सम्मेलन के कारण 208 पैसेंजर और 129 मेल एक्सप्रेस प्रभावित होंगी। इसमें से करीब 40 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों को अपने गंतव्य से पहले रोक दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर यूपी से कोई लोकल ट्रेन आ रही है तो उसे गाजियाबाद में रोक दिया जाएगा और फिर वहीं से चलाया जाएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।